तो आज हम लोग जा रहे हैं समझने 18th सेंचुरी, एज ऑफ न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन। कहाँ पर? इंडिया में। कि 18वीं शताब्दी में ऐसे क्या क्या परिवर्तन आए कि जिसने भारत की पूरी राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। दशा भी बदली, दिशा भी बदली, लेकिन कैसे बदली इसको हम देखने जा रहे हैं। तो जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस शताब्दी में, इसका मतलब क्या है? 1701 से लेके 1800 तक का जो 100 साल का पीरियड है, क्या भारत में ये एक बहुत बड़े स्थायित्व का पीरियड है या बहुत ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक चेतना का परिवर्तन का पीरियड है? ये 100 सालों में इतना ज्यादा चेंजेज आए देश में कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन से पूरी भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों दशाएं बदल गई। अब देखिए कैसे बदलता है। इन्हीं 100 सालों की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। पहला जिक्र, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया, ये हमारा सदर्न इंडिया। इस 100 सालों में एक डेट आती है आपके सामने, 1707 ईस्वी। इसमें देखेंगे आप तो औरंगजेब की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है 1707 में। मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा कहना चाहिए क्षेत्र को एक्वायर करने के सेंस में, जिसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। वो स्वयं में मुस्लिम कट्टर था, लेकिन सेनापति हिंदू रखता था। लेकिन उसने भारत में पूरा यूनिफाई कर दिया था। वो अपने भाइयों के लिए कैसा था, दूसरों के लिए कैसा था, इससे मायने नहीं रखता। उसने भारत के एकीकरण को पूरा किया। भारत के एकीकरण को पूरा करने का मतलब है उसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में एक बड़ा एरिया कवर कर लिया। लेकिन जैसे इनकी डेथ होती है, वैसे ही मुगल वंश के 3 अलग अलग क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। उनमें पहला क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में है आपका अवध। इधर देखेंगे तो बंगाल, और इधर देखेंगे तो हैदराबाद। ठीक है, तो ये अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल कह दो। क्यों? क्योंकि सारी राजनीति इसी बरमूडा ट्रायंगल में जाके फंसने वाली है। और कैसे फंसने वाली है ये देखिएगा। इधर जो इनके जो सिपह सालार होते थे, जो इनको दीवानी अदा करते थे, आखिर ये दीवानी अदा कर रहे हैं कौन कौन? अवध में जाके देखेंगे तो सादत खान, इधर बंगाल में आप देखेंगे तो मुंशी कुली खान, हैदराबाद में देखेंगे तो आसफ जाह। आसफ जाह, ये तीनों बहुत बड़े इनके सेनापति थे, दीवान थे कि पूरी की पूरी राजस्व वसूली करके किसको देते थे? औरंगजेब। जैसे ही उनको पता चला कि ये मुखिया मारा गया है, मर गया है, तो इनके पास कोई ऐसा संगठन या इनके पुत्र इतने मजबूत नहीं थे जो शासन कर सके। इनके पहले पुत्र थे बहादुर शाह जफर फर्स्ट, जिनको मुअज्जम कहा गया। वो योग्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब 67 साल, इनका बड़ा बेटा 67 साल का हो गया, तब तक उसे गद्दी इन्होंने नहीं दी। ये इतने प्रतापी राजा थे, नवाब थे, समझे कि नहीं? जब पिता मजबूत होते हैं तो पुत्रों को आसानी से गद्दी नहीं मिलती। और ये भी अपने 3 भाइयों को मारने के बाद आए थे, दारा, मुराद और सुजा, समझे कि नहीं? और इन्होंने अपने पिताजी को गिफ्ट किया था। किसका सर? अपने भाई का, अपने भाई दारा का, है ना? दारा का सर गिफ्ट में दिया। गिफ्ट में दिया था तो क्या होगा? पिताजी को बेहोश हो गए, पिताजी को मारे जाने वाली हालत हो गई। उनकी बहन ने सेवा की, वो बात अलग है। आगे हम फिर यही चलते हैं। अब देखिएगा, अब इन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम अब बंगाल के, हम अब मुगल वंश के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपनी स्वतंत्र घोषणा करते हैं। तो इससे क्या हुआ? 3 बड़े बड़े क्षेत्र इनके हाथों से चले गए। एक साइड जब तक जितना बड़ा बहुत अच्छा, लेकिन एक साइड जिस साइड से जितना बड़ा उतना ही खराब स्थिति में होता है। बोलो, आप साइज बड़ा करते जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये फिर दिल्ली तक समेट गया। ये सारी राजधानी कहाँ तक आ गई? दिल्ली तक। अब आप देखेंगे
1707 के बाद हम दूसरी घटना लेते हैं, जो मेजर इंसिडेंट ले रहे हैं, वैसे तो बहुत घटनाएं हुई हैं, उनको नहीं ले रहे। 1739 में देखेंगे एक आक्रमणकारी आ रहा है, नादिर शाह। 1739 में एक आ रहा है नादिर शाह। तो नादिर शाह क्या करता है, पूरे का पूरा पश्चिमी भारत की डेमोग्राफी को बदल देता है ना। डेमोग्राफी को बदलने से क्या होता है कि वो यहाँ एक तरीके से लूटने आता है, लूट कर चला जाता है और दिल्ली में कत्लेआम मचा देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके साथ इसका एक शिष्य भी आता है, जिसको कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ऐसे, और वो आता है, वो करता है 1761 में एक हमला, जिसको कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। थर्ड युद्ध होता है तो क्या होता है, वो पूरी की पूरी तरह कौन सी शक्ति को कुचल देता है, मराठाओं को पूरी तरह से कुचल देता है 1761 में। और उसी समय देखेंगे इधर बंगाल में फिर आ जाते हैं। बंगाल में एक युद्ध हो रहा होता है 1757, जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। और 1700 इसी के साथ यहाँ एक और युद्ध होता है, जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। और इन युद्धों में क्या होता है, अंग्रेजों के पैर पूरी तरह से बंगाल में जम जाते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है कि नहीं, और उसके बाद बक्सर के युद्ध में कौन था, बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो, और इधर कौन कर रहा है, क्लाइव कर रहा था। प्लासी में क्लाइव किया है अंग्रेजों का, इसमें किया है हेक्टर मुनरो, लेकिन इधर सिराजुद्दौला हारता है। लेकिन इधर बक्सर में कौन आता है, SMS, याद रखना क्या है SMS, ये मैसेज नहीं है, तो आप मैसेज समझ लो। एस का मतलब होता है सुजाउद्दौला, जो अवध के शासक थे। एम का मतलब क्या है, नहीं, एस का मतलब शाह आलम, जो दिल्ली के शासक थे। और एम का मतलब है मीर कासिम, जो मीर जाफर के दामाद थे, जो इधर मीर जाफर गद्दारी करके इस युद्ध को हरवा दिए थे, उनके दामाद भी थे। इन तीनों की संयुक्त सेना ने हेक्टर मुनरो की सेना को नहीं हरा पाया और वो युद्ध हाथ से निकल गया। और ये युद्ध हारने से पता है कितना बड़ा चेंज आया, कि पूरा का पूरा उत्तर भारत की जो दीवानी थी, वो सब की सब दीवानी किनके हाथों में चली गई, अंग्रेजों के हाथों में। कड़ा की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि पहली, इलाहाबाद की संधि दूसरी, और दोनों के द्वारा पूरी की पूरी उत्तर भारत का दीवानी के वसूलने के राइट्स किसके पास चले गए, अंग्रेज। समझे। और अंग्रेज और या यूरोपीय शक्तियों के आने का क्रम ये है PDEF, मतलब इनको अंग्रेज मान लो तो ये पुर्तगाली, डच और फ्रेंच, ठीक है। तो इनको आपको इन सभी को, पुर्तगालियों को 1612 में हरा दिया गया, डचों को 1860 में हरा दिया गया, और फ्रांसीसियों को भी 1860 के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध होता है, उसके बाद हरा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रिटिश और फ्रेंच वार हो रहा है, उसमें जीत किसकी हो रही है, ब्रिटेन। यहाँ भी आप युद्ध देखेंगे मराठाओं का इधर, तो यहाँ हार किसकी हो रही है, मराठाओं की। तो इधर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने इस क्षेत्र को कमजोर किया, इधर से अंग्रेजों ने कमजोर किया, नीचे से देखेंगे तो मराठा कमजोर हो चुके हैं। एक युद्ध और होता है जिसको हम कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। किसका, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध 4 हुए, कितने, 4। 1767, 1781 से 84, 1791 से 92 और 1799। मैंगलोर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और 1799 में पूरी तरह टीपू सुल्तान को मार दिया गया। और पूरी तरह से कौन हारा, मैसूर। जीता कौन, आंग्ल मीन्स अंग्रेज। और जब अंग्रेज जीते हैं तो उन्होंने इधर पूरी की पूरी जो मैसूर की जो मैसूर की जो ताकत थी हैदर अली और टीपू सुल्तान के रूप में, उसको पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर दिया। तो अब अंग्रेजों के सामने ना तो इधर कोई चैलेंज था बंगाल में, ना कोई चैलेंज हैदराबाद में था,
ना कोई चैलेंज मैसूर में था, ना कोई चैलेंज महाराष्ट्र में था क्योंकि मराठा आ चुके थे, ना कोई चैलेंज दिल्ली में था क्यों शाह आलम आ चुके थे, और ना कोई चैलेंज अवध में था क्योंकि यहाँ पर सादत खां के साथ सुजाउद्दौला जो इसके बाद आए दूसरे सुजाउद्दौला जो SMS में थे वो हार चुके हैं। तो वहाँ कोई उनको चैलेंज करने वाली पावर नहीं बची। तो अब आप देखिए किस तरीके से साम्राज्य डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, लगातार सामने हार पर हार हो रही है और एक शक्ति लगातार जीतती जा रही है। कौन सी? इंग्लैंड। क्यों जीत रही है? क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी थी, अपग्रेडेड इनके पास अपनी आर्मी को स्किल्ड आर्मी बना रखा था। हमारे पास घोड़ा हाथी, इससे कोई बहुत ज्यादा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, और ये लोग अपने गोला बारूद बंदूक से युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। सीधा सीधा बात है। और अपने यहाँ सबसे बड़ी बात है हारने का कि हमारे यहाँ एक राजा जब युद्ध लड़ रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब ये मराठा लड़े तो इनको सपोर्ट नहीं मिला। इधर बंगाल में सिराजुद्दौला लड़ रहा है तो मराठाओं का सपोर्ट नहीं है। इधर हैदर अली टीपू लड़ रहे हैं तो उनको उनका सपोर्ट नहीं है। इधर शाह आलम और तीनों सेनाएं लड़ रही तो दक्षिण भारत के राजा शांत हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम अलग अलग फाइट करेंगे, यूनाइट होकर फाइट नहीं करेंगे, तो हमारा सारा का सारा साम्राज्य दूसरे शक्ति पे चला ही जाएगा। तो आप देखिए 1739, 1757, 1764, इसी के बीच में 1761, बोलो। इसके बाद और युद्ध आ जाए तो 1767, 1781, 1792 और 1799। पूरी की पूरी सदी हो गई युद्ध में लड़ते लड़ते अलग अलग क्षेत्रों में, और हम कहीं भी नहीं जीत पा रहे हैं किसी भी तरह। क्यों? सिंगल फोर्स लड़ रहा है। बोलो, ये भारत की दुर्गति, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। इसी डेस्टिनी ने, इसी हमारे युद्ध करने के तरीकों ने, इसी मुखबरी ने हमें सब जगह से हराया। हम पश्चिम से भी हारे, हम वेस्ट से भी हारे, हम ईस्ट से भी हारे, हम कॉर्नर से भी हारे, हम मिडिल पॉइंट से भी हारे, सारे पॉइंट हम हारते जा रहे हैं। तो क्या 18वीं सदी में इतना बड़ा पॉलिटिकल फॉर्मेशन होगा? जब चेंज आएगा तो बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी ताकत टूटती है तो कई छोटी छोटी शक्तियां जन्म लेती हैं। उन्हीं शक्तियों ने जन्म लिया, उसी शक्ति के समय इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया और पूरी तरीके से भारत को कैप्चर कर लिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आ गए तो उसके बाद भारत के सिनेरियो में क्या परिवर्तन आया, कैसे कैसे उन्होंने वाणिज्यिक चरण चलाया, वित्तीय चरण चलाया, औद्योगिक चरण चलाया। उसके बाद हमने फिर उन्होंने अंग्रेज में आंदोलन किया 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947, और कैसे किया ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज बस इतना इंट्रोडक्शन कराना था कि 18वीं सेंचुरी भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण रोल कैसे रखती है, और इन 18वीं शताब्दी में यदि ये सारी घटनाओं में कोई सिमिलरिटी है तो बस एक ही है कि हमने सामूहिक होकर युद्ध नहीं लड़ा, नहीं तो भारत का इतिहास कुछ और ही बयान कर रहा होता, और हमारी ये दुर्दशा आज 200 वर्ष की गुलामी की ना होती। जो हम आज आज़ादी और विकासशील और विकसित होने का सपना देख रहे हैं, ये लक्ष्य बहुत पहले पूरा हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू।